दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 5 मार्च। तो चलिए 5 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित रहती है। वीडियो बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत उपयोगी होती है, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया करिए। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यानी 5 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, आज की जो पहली खबर है वह है किस फिल्म ने 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है द ब्रूट लिस्ट, ऑप्शन बी है अनोरा, ऑप्शन सी है नो अदर लैंड और ऑप्शन डी है एमिलिया पेरिज। तो बताइए किस फिल्म ने 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो आप जानते हैं कि वह फिल्म है अनोरा। ठीक है, अनोरा फिल्म ने 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है। ठीक है ना। अब देखिए, अनोरा फिल्म क्या है? यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। ठीक है ना। क्या है? रोमांटिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है अनोरा। ठीक है, कॉमेडी फिल्म। अब देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, एक देखिए कि अनोरा के निर्देशक कौन है। ठीक है, अनोरा के निर्देशक हैं सीन बेकर। ठीक है, सीन बेकर। और अनोरा के जो अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री कौन है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनेत्री है अनोरा की मिकी मेडिसन। मिकी मिकी मेडिसन ये अनोरा की अभिनेत्री हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये दोनों नाम हमने इसलिए बताए क्योंकि एक तो फिल्म के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, अनोरा फिल्म के निर्देशक सीन बेकर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, सीन बेकर को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो एक बात यह याद रखिएगा। दूसरा, अभिनेत्री जो मिकी मेडिसन है, मिकी मेडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर है और इनको अनोरा फिल्म के निर्देशन के लिए यह अवार्ड मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मिकी मेडिसन और इनको अनोरा फिल्म में रोल के लिए जो है, इनके किरदार के लिए, इनकी एक्टिंग के लिए मिकी मेडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखिएगा। साथ ही अनोरा को कुल 5 पुरस्कार दिए गए हैं। केवल इतना याद रखिए कि अनोरा को 5 पुरस्कार दिए गए हैं ऑस्कर में, इसको कुल 5 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है ना। अब एक चीज और आपको बता दें कि जो अनोरा फिल्म है वो किस पर आधारित है? एक यौनकर्मी की कहानी है जिसका विवाह रूसी कुलीन वर्ग के एक युवक के साथ होता है, तो उससे कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, एक और इसमें पिक्चर है, फिल्म है जिसका नाम है नो अदर लैंड। ठीक है, नो अदर लैंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे भी ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री श्रेणी की, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है नो अदर लैंड को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अवार्ड का जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? फिल्म है नो अदर लैंड को। ठीक है, अब देखिए, इस पुरस्कार की जो विशेषता है वो क्या है? नहीं, इस फिल्म की जो विशेषता है वह क्या है? तो यह फिल्म जो है, यह इजरायली और फिलिस्तीन, आप जानते हैं कि वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध जारी है, तो यह फिल्म उसी पे आधारित है। ठीक है, और यह जो है, इसमें जो मैटर दिखाया गया है वह है इजराइल की ओर से इजराइल की ओर से इजराइल की ओर से फलस्तीनियों को फलस्तीनियों को इजराइल की ओर से फलस्तीनियों को बलपूर्वक विस्थापित किए जाने बलपूर्वक विस्थापित बलपूर्वक विस्थापित किए जाने की घटना पर आधारित है। किए जाने की घटना पर आधारित है। ठीक है, तो इजराइल की ओर से फलस्तीनियों को बलपूर्वक विस्थापित किए जाने की घटना पर आधारित है। कौन सी फिल्म है? नो अदर लैंड, और इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये दोनों फिल्मों का नाम आप याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 97वें ऑस्कर में कौन जीता है? तो वह जीता है अनोरा फिल्म ने। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है अनोरा के निर्देशक सीन बेकर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मिकी मेडिसन जो अनोरा की
अभिनेत्री हैं, ठीक है। अब सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो दिया गया है वह इजराइल की ओर से फिलिस्तीनियों को बलपूर्वक विस्थापित किए जाने की घटना पर आधारित जो पिक्चर है वह है नो अदर लैंड, उसे यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका अवार्ड? सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन घोषित किए गए हैं? तो वह घोषित किए गए हैं एड्रियन ब्रॉडी। एड्रियन ब्रॉडी, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में, ठीक है। तो ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने सब आपको बता दिया। प्रश्न इतने से ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब आयोग अगर बहुत परेशान करने के मूड में हो तो भले आगे जाएगा, नहीं तो यहाँ से ही सारे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड 97वें ऑस्कर पुरस्कार में किसे दिया गया है? तो एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है, ठीक है ना। अब चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 3 फरवरी, ऑप्शन बी है 3 जनवरी, ऑप्शन सी है 3 मार्च और ऑप्शन डी है 5 मार्च। तो बताइए विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। ये तिथि याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी परीक्षाएं अब इसके बाद हो रही हैं। तो जो भी परीक्षा नजदीक होगी, आजकल ऐसे ही दिवस पूछे जा रहे हैं जो थोड़ी कम चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो विश्व वन्यजीव दिवस उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब इस बार की जो विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की थीम क्या थी, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की जो थीम थी वह थी वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वित्त वित्त लोगों और पृथ्वी में निवेश, ठीक है। लोगों और पृथ्वी, लोगों और पृथ्वी में निवेश, ठीक है। लोगों और पृथ्वी में निवेश, वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश, यह जो है विश्व वन्यजीव दिवस जो 3 मार्च की दिन मनाया जाता है, 3 मार्च की तिथि को मनाया जाता है, उसका जो थीम था वर्ष 2025 का वो यही था, विश्व वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 3 मार्च 1973, 3 मार्च 1973 ये तिथि याद रखिएगा। इस दिन एक संधि लागू हुई थी जिसे कहते हैं सिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से अपने पर्यावरण की वीडियो में पढ़ाया है, लेकिन आपको यहाँ चर्चा कर दूं क्योंकि विश्व वन्यजीव दिवस की बात हो रही है। तो विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई वो यहीं से हुई, 3 मार्च 1973 को सिटीज, ठीक है। सिटीज, इसकी जो सिटीज एक संधि है वह लागू हुई और सिटीज का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो सिटीज जो यह कन्वेंशन थी, जो यह व्यापार संधि थी, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यह सिटीज का फुल फॉर्म है, ठीक है। आप इसको आसान भाषा में समझिए कि अंतरराष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति व्यापार संधि, ठीक है। तो यह कब लागू होती है? तो यह लागू होती है 3 मार्च 1973 को, ठीक है। उसी दिन अपनाया गया था। संकटग्रस्त जो प्रजातियां थी उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बचाने के लिए, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बचाने के लिए, उनकी तस्करी से बचाने के लिए उनको यह संधि हुई थी, सिटीज संधि, और यह 3 मार्च 1973 को हुई थी और तभी से विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस के रूप में 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तभी से 3 मार्च को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि केंद्र सरकार ने रेलवे की किन 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने रेलवे की किन 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ऑप्शन ए है IRCTC, ऑप्शन बी है IRFC, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए केंद्र सरकार ने रेलवे की किन 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने IRCTC
और IRFC दोनों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, यानी सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, IRCTC और IRFC दोनों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार ने दिया है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए इंडियन IRCTC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वह है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक, कारपोरेशन। ठीक है, तो ये है IRCTC का फुल फॉर्म। और IRFC का फुल फॉर्म में क्या है, IRFC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। देखिए केंद्र सरकार ने रेलवे क्षेत्र की जिन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, वह है एक IRCTC है और दूसरा IRFC है। दोनों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और खास बात है, वर्तमान में जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वो कितनी हो गई है, तो कुल 26 नवरत्न कंपनियां अभी तक हो गई हैं देश में। ठीक है, कुल 26 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं देश में, कुल 26 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है ना, कंपनियां हैं देश में, तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, IRCTC और IRFC दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और ये दोनों रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, रेलवे क्षेत्र की हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है, जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 30 मिशन के 6 सदस्यीय चालक दल में शामिल होने वाले भारतीय मूल के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है वो किसकी है, वह एक उद्योगपति है जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस की कंपनी है, उनके स्वामित्व वाली है और उनका एक मिशन चल रहा है न्यू शेपर्ड 30 मिशन। ठीक है, न्यू शेपर्ड 30 मिशन। अब इसमें जो 6 सदस्यीय चालक दल में शामिल होने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति के बारे में आपको बताना है कि भारतीय मूल के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ऑप्शन ए है गोपी थोटाकुरा, ऑप्शन बी है तुषार मेहता, ऑप्शन सी है शुभांशु शुक्ला और ऑप्शन डी है राकेश शर्मा। तो बताइए न्यू शेपर्ड 30 मिशन, इसमें 6 सदस्यीय जो चालक दल शामिल हो रहा है उसमें भारतीय मूल के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है, जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लू ओरिजिन जो है यह जेफ बेजोस की कंपनी है। ठीक है ना। अब जो न्यू शेपर्ड 30 मिशन है, न्यू शेपर्ड 30 मिशन, इसमें क्या है कि यह जो है ब्लू ओरिजिन का 30वां मिशन है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन का 30वां मिशन है न्यू शेपर्ड 30 मिशन। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और इस 30वें मिशन में 10वां मिशन जो है, यह 10वां मिशन क्या है, 10वां मिशन मानव सहित है। ठीक है, मानव सहित है, मतलब कुल 30 मिशन अब तक जो है ब्लू ओरिजिन कंपनी द्वारा अभी तक 30 मिशन संचालित किए गए, जिसमें से 20 मिशन ऐसे थे जो मानव रहित थे, लेकिन 10 मिशन ऐसे हैं जो मानव सहित हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो यह ब्लू ओरिजिन कंपनी का 10वां मिशन है जो मानव सहित होने वाला है। ठीक है ना। अब इसमें 6 सदस्यीय चालक दल की नियुक्ति हुई है जिसमें भारतीय मूल के एक दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, जिनके जो एक बार ब्लू ओरिजिन के मिशन में शामिल हो चुके हैं, तो वह थे गोपी थोटाकुरा। ठीक है, ये भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो ब्लू ओरिजिन मिशन में शामिल हुए थे, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड मिशन में। ठीक है, तो गोपी थोटाकुरा जो है ये पहले भारतीय थे और यह मई 2024 में अंतरिक्ष यात्रा पर जा चुके हैं। ठीक है ना, हो आए हैं मई 2024 में। अब देखिए जो दूसरे भारतीय को इसके लिए चुना गया है वह है तुषार मेहता। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। तुषार मेहता ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 30 मिशन के लिए 6 सदस्यीय चालक दल में शामिल होने वाले भारतीय मूल के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। तो पहले कौन है, पहले हैं गोपी थोटाकुरा, ये पहले हैं। ठीक है, और तुषार मेहता ये दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, जिन्होंने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 30 मिशन के चालक दल में शामिल होने का जो शामिल हुए हैं, शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, तो पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, याद रखिएगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट। ठीक है ना, मैं आपको इसीलिए क्लियर कर दे रहा हूं, यह देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट है। इसके अनुसार
किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गई है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो बताइए देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गई है? ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जो अभी डॉल्फिन की गणना हुई है इसकी रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो रिपोर्ट किसने जारी की? रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो यह जो है रिपोर्ट जारी करता है किसने? रिपोर्ट किसने जारी किया? किसने जारी किया? ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। ठीक है ना। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं? तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए जो डॉल्फिन की संख्या है वो पहले थी 2000, कितनी थी? 2000 की संख्या थी, लेकिन वर्तमान में जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें जो डॉल्फिन की संख्या है, डॉल्फिन की संख्या, ठीक है, डॉल्फिन की संख्या पहले कितनी थी? पहले 2000 थी। अब जब नई रिपोर्ट आई है तो इसमें बताया गया है कि जो डॉल्फिन की नई संख्या है वह है 6327। ठीक है, तो वर्तमान में जो नदियों में, देश की नदियों में जो डॉल्फिन है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 6327 हो गई है। और ये जो डॉल्फिनों की संख्या है, ये जो पूरी गणना हुई है ये 8 राज्यों में हुई है। ठीक है, 8 राज्यों की 28 नदियों में, 8 राज्यों में और 28 नदियों में। ठीक है, तो 8 राज्यों की 28 नदियों में ये गणना हुई है डॉल्फिन की, जिसमें कुल 6327 डॉल्फिन जो है पता चला है कि वर्तमान में भारत में कुल 6327 डॉल्फिन है। ठीक है, अब देखिए इन डॉल्फिनों में जो सबसे ज्यादा डॉल्फिन है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन की संख्या है वो कितनी है? वो है 2397, मतलब 3 कम 2400 डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज्यादा डॉल्फिन है वो बिहार में है, और बिहार में 2220 डॉल्फिन है। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहार में जो डॉल्फिन की संख्या है वो है 2220, और उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन की संख्या है वह है 2397। ठीक है ना। अब इसमें एक और देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात और रह जा रही है। देखिए भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का पहला और एकमात्र, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देखिए पटना बिहार में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो पटना बिहार में। ठीक है, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना बिहार में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और यहां से पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? ठीक है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए डॉल्फिन अभयारण्य, डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो देखिए यह बिहार के, डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिले में। ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है डॉल्फिन अभयारण्य। और यह कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वह पटना बिहार में है। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि डॉल्फिन अभयारण्य भारत में कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए दो चीजें याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि यह पहली नदी डॉल्फिन रिपोर्ट है देश की। ठीक है ना, तो नदी डॉल्फिन में जितनी नदियों में डॉल्फिन है उनकी रिपोर्ट जारी की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। पहले जो डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या थी वो थी 2000, लेकिन इस नई रिपोर्ट में जो डॉल्फिन की संख्या है वो बढ़ के हो गई है 6327। ठीक है, और यह कुल 8 राज्यों की 28 नदियों में ये डॉल्फिनें पाई जाती है। ठीक है ना। अब भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है, बिहार में। और दूसरा है डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों बातों को और याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा पूरा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है
वह है कि मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किसे ₹5 में यानी ₹5 में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने की घोषणा की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने ₹5 में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने की घोषणा की है। किसको? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को दी गई, ऑप्शन बी है गरीब महिलाओं को, ऑप्शन सी है किसानों को और ऑप्शन डी है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को। तो बताइए कि किसे जो है मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किसे ₹5 में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने की घोषणा की है। ठीक है ना, बताइए जल्दी से। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है, पहले तो ये जानिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए और उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ₹5 में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने की घोषणा की है। किसे? किसानों को। तो यहाँ इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए, किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए। ठीक है, किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए तथा उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए। किसके लिए? निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए, निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए। ठीक है, आपूर्ति के लिए क्या किया है इन्होंने? ₹5 में किसानों को अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन दोनों बातों को। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण तत्काल मुहैया कराने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर तत्काल मुहैया कराने को मंजूरी दे दी है ऋण के रूप में। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो जल्दी से आप अपने आंसर बताइए। तो देखिए IMF ने जो है श्रीलंका को 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण देने की घोषणा की है। ठीक है ना, तो मंजूरी प्रदान की है। 33 करोड़ 40 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है वह श्रीलंका को तत्काल देने के लिए जो है IMF ने, अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड ने मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में हिम्मत शाह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, जो प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यह जो प्रश्न है वह प्रमुख व्यक्तित्व के प्रश्न वाले हिस्से में आता है। ठीक है, अब देखिए हाल ही में हिम्मत शाह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आयु है ये, आय नहीं है। हाल ही में हिम्मत शाह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किससे है आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है गायक, ऑप्शन बी है चित्रकार, ऑप्शन सी है कलाकार और ऑप्शन डी है मूर्तिकार। तो बताइए हिम्मत शाह कौन है जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो देखिए हिम्मत शाह है कलाकार। ठीक है, हिम्मत शाह कलाकार हैं और इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये किस प्रकार के कलाकार हैं। यह जो है मूर्तियों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मूर्तियों का। यह जो है मूर्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, मूर्तियों का निर्माण करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए हिम्मत शाह की एक पंच लाइन थी, उनकी पंच लाइन थी हर सामग्री में, इनकी पंच लाइन याद रखिएगा, हर सामग्री में जीवन होता है। ठीक है, हर सामग्री में जीवन होता है। ठीक है, अब इस पंचलाइन को याद रखिए, हर सामग्री में जीवन होता है। यह किसकी पंचलाइन है? यह हिम्मत शाह की पंचलाइन है और ये राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान के जयपुर में इनका एक स्टूडियो था। ठीक है, स्टूडियो था। अब देखिए चूंकि ये मूर्तियों का निर्माण करते थे और इनका कहना था कि हर सामग्री में जीवन होता है, तो ये क्या करते थे, पुरानी बोतलें, पुराने रस्सी, पुराने जो यूज किए हुए सामान है उनको इकट्ठा कर लेते थे और उनको इकट्ठा करके फिर उसे अनोखी कलाकृतियां बनाते थे। ठीक है, तो हर सामग्री में जीवन होता है, इसीलिए जो कबाड़ के सामान होते थे उनसे वो अनोखी कलाकृतियों का निर्माण करते थे। इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है ना, तो हिम्मत शाह को आप कबाड़ी कलाकार भी कह सकते हैं, कि जो कबाड़ी कलाकार का मतलब कलाकार नहीं, कबाड़ के सामानों से जिसने कलाओं का, कलाकृतियों का निर्माण किया है वो थे हिम्मत शाह। ठीक है, और यही हर सामग्री में जीवन होता है, इनकी पंच लाइन थी। ठीक है, तो याद रखिएगा हिम्मत शाह जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह एक कलाकार थे। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा जो 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस फोर्ब्स से इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे? हाल ही में किसे फोर्ब्स ने, देखिए इसमें थोड़ा सा सुधार करिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। हाल ही में किसे फोर्ब्स ने इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है ना, आपको बताना है कि हाल ही में किसे फोर्ब्स ने
इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन बी है एस जयशंकर को, ऑप्शन सी है जय शाह को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है जय शाह को। ठीक है, जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे किस नाम से जानते हैं? FILA यानी फिला अवार्ड के नाम से फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, तो फिला अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जय शाह को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, साथ ही जो है आईसीसी के ये अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। ठीक है, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। ठीक है, आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं, कौन है? जय शाह है। ठीक है, अब देखिए आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये भी जान लीजिए ना। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है? यह है जय शाह। ठीक है, और इन्हें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसमें इस अवार्ड में फिला अवार्ड में इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस। कौन सा? आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है जय शाह को। यह फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड का अवार्ड प्राप्त करता है इस बार। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के तहत आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड आता है। ठीक है ना, तो इसके तहत दिया गया है। जय शाह आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। देखिए, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड दिया गया है और यह इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दे रहा हूं क्योंकि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन भी है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है और शायद आखिरी प्रश्न है ये। भारत के पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत में है ये। ठीक है, भारत में पहला, आपको बताना है कि भारत में पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो भारत में पहला विश्व शांति केंद्र, ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है नोएडा और ऑप्शन डी है गुरुग्राम। तो बताइए कि भारत में जो पहला विश्व शांति केंद्र है वह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, भारत में पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है गुरुग्राम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हम प्रश्नों को इसमें शामिल करते हैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में, वो सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह यह प्रश्न है। ठीक है, भारत में पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है गुरुग्राम में। ठीक है ना, अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर गुरुग्राम में कौन सी ऐसी चीज स्थापित की जा रही है जिसे भारत का पहला विश्व शांति केंद्र के रूप में माना जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, एक जैन आचार्य हैं, जैन आचार्य, इनका नाम है लोकेश मुनि, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, लोकेश मुनि है जैन आचार्य। ठीक है, इनके नेतृत्व में और अहिंसा विश्व भारती, एक अहिंसा विश्व भारती एक संस्था है। ठीक है, अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से, ठीक है, तो लोकेश मुनि की अगुवाई में, इनके नेतृत्व में और अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से स्थापित विश्व शांति केंद्र, ठीक है, यह पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है, शांति केंद्र, और यह गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए, यह जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में अहिंसा विश्व भारती जो संगठन है उसके प्रयासों से इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आप इतना जरूर याद रखिएगा कि भारत में पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वह गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, अब देखिए इसका उद्घाटन होने वाला है। इसके उद्घाटन में कौन कौन जाएगा, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है इसमें शामिल हो रही है इसके उद्घाटन में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वह गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना,
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल करिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।